तो आज हम शुरू करेंगे आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, और वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामकरण ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है कि अगर इसको आप एक बार समझ गए तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो कार्बनिक रसायन को आसान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए, बहुत ही आसान बनाने के लिए, क्योंकि कार्बनिक रसायन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लोग कहते हैं कि कार्बनिक रसायन बहुत जटिल चैप्टर है, समझ में नहीं आता है, भूल जाता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो ये समझ में आएगा, निश्चित आएगा, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नामकरण और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, अगर आपके समझ में आ गया, तो समझिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई, यानी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ गए। इसको, बेसिक कॉन्सेप्ट को, नामकरण को सरल से सरल तरीके से, एकदम जीरो से समझाने की बात हम करेंगे। और बैठ जाइए, वीडियो को देख लीजिए, निश्चित रूप से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगेगा कि इसके इतना आसान सब्जेक्ट, विषय कोई है ही नहीं है जितना आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिर्फ शर्त यह है कि आप इस चैप्टर को पूरा समझ जाएं, इस चैप्टर को पूरा समझ लें। अगर ये समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, आप सब चीज़ें आसानी से कर जाएंगे। सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसको है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन है क्या, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में कार्बनिक रसायन। तो ये है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन है क्या, इसकी चर्चा की जाए। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक है वो एक वर्ड है ऑर्गेनो से बना है। और ऑर्गेनो का मतलब लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव पदार्थ से है। और शुरू में यह माना गया था कि जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों का मतलब जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे आदि से ही उत्पन्न होते हैं। इनको हम कृत्रिम विधियों से नहीं बना सकते, यानी कि ये मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। और इसीलिए चूंकि ये जीवधारियों से, सजीव पदार्थों से या सजीवों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनो के नाम पर इन यौगिकों को नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। और ऐसे रसायन को जिसमें इन यौगिकों का, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो सजीवों से प्राप्त होते हैं, जो जीवधारियों वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जिनको हम कृत्रिम विधि से नहीं बना सकते, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, उनका अध्ययन करने के लिए जिस केमिस्ट्री की बात हुई, जिस रसायन की बात हुई, उस रसायन को कहा गया क्या, ऑर्गेनिक रसायन। क्या कहा गया उनको, ऑर्गेनिक रसायन कहा गया। जब उन यौगिकों का अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इनमें एक तत्व निश्चित रूप से उपस्थित है, और वो तत्व है कार्बन। निश्चित रूप से उपस्थित है, और वो तत्व क्या है, कार्बन। मतलब कि कहा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन के यौगिक है, यानी कि बिना कार्बन के ये नहीं बनते हैं। इसलिए कार्बन का यौगिक होने के कारण इन यौगिकों को नाम दे दिया गया कार्बनिक यौगिक, और इस रसायन को क्या कह दिया गया था, कार्बनिक रसायन कह दिया गया। मतलब कार्बनिक रसायन का मतलब कार्बन के यौगिकों का रसायन, यानी कि जिस रसायन में हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उस रसायन को कार्बनिक रसायन कहते हैं। और ऐसे यौगिकों को जिनमें एक तत्व निश्चित रूप से कार्बन होता है, उन यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक
या वो चूंकि जीवधारियों से उत्पन्न होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं, इसलिए उनको ऑर्गेनो के आधार पर क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और साधारण क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब देखिए, तो क्या एक सवाल आता है कि क्या कार्बन के सभी यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं? तो बात आती है, तो कहा गया नहीं, कार्बन के सभी यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब कौन कौन से तब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो कार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी जो है ये कार्बन के यौगिक हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बनिक यौगिक नहीं है, यानी कि इनको हम कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयनिक कंपाउंड हैं, और जो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजक यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन इनमें जो है ये कार्बनिक यौगिक हैं जो आयनिक कंपाउंड है, और ये कृत्रिम विधि से उस समय निर्मित थे। जब इनकी बात की उस समय ये कृत्रिम विधि से निर्मित थे, इसलिए इनको कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब ये कार्बनिक यौगिक जो है वो सजीवों से प्राप्त होते हैं। इसके संबंध में एक साइंटिस्ट है वर्जिलियस, एक साइंटिस्ट है वर्जिलियस, उन्होंने एक मत दिया जिसे कहते हैं विटॉल फोर्स थियरी। विटॉल फोर्स थियरी, विटॉल फोर्स थियरी, जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत क्या है? तो अभी आपने आपको हमने कहा कि ये कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड वे यौगिक थे जो सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों यानी कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों से निर्मित होते थे, यानी कि इनको कृत्रिम विधि से नहीं बनाया जा सकता था। तो उन्होंने ये कहा कि इन यौगिकों के निर्माण में एक विटॉल फोर्स आवश्यक है, एक जैव शक्ति आवश्यक है, और बिना उस जैव शक्ति के इन यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यानी कि ये सिद्धांत ये इस पे आधारित था कि इनको उस जैव शक्ति के आधार पर, वो जो विटॉल फोर्स है उसके बिना हम इन यौगिकों का निर्माण नहीं कर सकते, और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ये यौगिक जो हैं निश्चित रूप से कृत्रिम रूप से नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि कृत्रिम विधियों में विटॉल फोर्स उपस्थित नहीं होता है, और सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। और यह सिद्धांत काफ़ी समय तक चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। बाद में एक साइंटिस्ट है वोलर, इन्होंने इस सिद्धांत का खंडन किया, और इन्होंने लैब में पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण कर दिया। पहले कार्बनिक यौगिक किसका निर्माण कर दिया गया? यूरिया का निर्माण किया, और इस यूरिया के निर्माण से वर्जिलियस का जो सिद्धांत था, जैव शक्ति सिद्धांत, उसका क्या हो गया? खंडन हो गया। इन्होंने यूरिया कैसे बनाया या यूरिया का निर्माण कैसे हुआ? तो इन्होंने बताया कि अमोनियम साइनेट NH4NCO को जब गर्म करते हैं, तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है और बन जाता है NH2CO NH2 यूरिया कहते हैं इसको, यानी कि यूरिया का नाम दिया गया। उसके पहले तक यूरिया जो था वो कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया था, और इसको भी, यह भी यूरिया जो है जीवों से प्राप्त होता था। कैसे? तो रूले, एक साइंटिस्ट है रूले, इन्होंने इसकी खोज सबसे पहले स्तनधारियों के मूत्र से किया था। मूत्र, स्तनधारियों के यूरिन से किया था, मूत्र से किया था, और यूरिन से खोजा जाने के कारण ही इस यौगिक का नाम क्या रखा गया? यूरिन के आधार पर यूरिया रखा गया। तो मूत्र जो है, यूरिन जो है, वो हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। कैसे प्राप्त बनता है? तो जीवधारियों यानी कि जीव जंतुओं के शरीर में अपने आप बनता है, विटॉल फोर्स के द्वारा बनता है। तो इसकी भी खोज जीवधारियों से ही की गई थी, इसलिए यह भी ऑर्गेनिक यौगिक था। लेकिन वोलर ने इसे सबसे पहले लैब में बनाया। किससे? अमोनियम साइनेट और कार्बनिक यौगिक से, कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया, और बनते ही जो वर्जिलियस का सिद्धांत था, जैव शक्ति सिद्धांत, यानी कि
कार्बनिक यौगिकों को, ऑर्गेनिक यौगिकों को बनाने के लिए जैव शक्ति आवश्यक है, उस सिद्धांत का इन्होंने खंडन कर दिया। बाद में तत्वों से एसिटिक अम्ल बनाया गया, मेथेन बनाया गया, और इस तरह से धीरे धीरे कार्बनिक यौगिकों के बनने की संख्या बढ़ती गई और कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में बनने लगे, यानी कि बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने लगा। और इतना अधिक कि आज बता दें आपको कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लगभग 25 से 30 हज़ार यौगिक हर साल नए बन जाते हैं, यानी कि कार्बन के बहुत अधिक संख्या में यौगिक ज्ञात हैं, यानी कार्बन के यौगिक बहुत अधिक है। सवाल आया कि आखिर में ऐसा क्या है कि कार्बन के इतने अधिक यौगिक ज्ञात हैं, या कार्बन के इतने अधिक यौगिकों का निर्माण हो गया है। तो कारण इसके पीछे जो दिया गया, तो पहला कारण दिया गया कि कार्बन जो है इसकी बंध ऊर्जा ज्ञात सभी तत्वों में सबसे अधिक कितनी, 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी कि जो कार्बन की बंध ऊर्जा है वो ज्ञात सभी यौगिकों में सबसे अधिक 85 किलो कैलोरी पर मोल होती है। मतलब किसमें बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। दूसरा कहा गया कि चूंकि बंध बनाने की क्षमता बहुत अधिक है, इसलिए कार्बन में श्रृंखलित होने का, यानी कि कैटिनेशन श्रृंखलित होने की क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक है। तीसरा कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो एकल बंध सिंगल बॉन्ड, युग्म बंध डबल बॉन्ड और त्रिक बंध ट्रिपल बॉन्ड तीनों तरह के बंध बना लेता है। यानी कार्बन में सिंगल, डबल और ट्रिपल, एकल बंध, युग्म बंध और त्रिक बंध तीनों बंध बनाने की क्षमता होती है। यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सभी बनाने की क्षमता होती है। यानी कार्बन में तीनों तरह के बंध बनाने का गुण होता है। और चौथी बात कि कार्बन अपने तथा अन्य तत्वों जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के साथ भी बंध बना लेता है, और इसलिए कार्बन में यौगिक बनाने की क्षमता बहुत अधिक हो जाती है। और कार्बन के बहुत अधिक संख्या में यौगिक, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में यौगिक ज्ञात हैं, और हर साल 30 से 35 हज़ार या 25 से 30 हज़ार यौगिक नए बन जाते हैं। तो सवाल आता है कि जब इतने अधिक यौगिक बन गए तो इन यौगिकों का अध्ययन कैसे करेंगे, यानी कि यौगिकों के बारे में जानेंगे कैसे। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कठिन हो गई। तो चूंकि इतनी अधिक संख्या में यौगिक हैं, और जब बहुत अधिक संख्या में हो जाता है कुछ, तो उसको नियंत्रित करना, उनके बारे में जानना काफ़ी कठिन हो जाता है। जैसे एक सामान्य सी बात करें आपको कि आपके परिवार में जब परिवार बहुत लंबा हो जाता है तो उनके सभी सदस्यों के बारे में जानना, उन सभी सदस्यों को नियंत्रित करना कठिन होने लगता है। तो उस परिवार को क्या करते हैं, छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं, यानी कि बंटवारा कर देते हैं। और बंटवारा कैसे करते हैं, तो एक परिवार यानी कि एक माँ बाप और उनके बच्चों को एक साथ रखते हैं, दूसरे परिवार यानी कि दूसरे माँ बाप और उनके बच्चों को एक साथ रखते हैं। कैसा होता है कि माँ बाप दूसरे और बच्चे दूसरे, ऐसा नहीं होता। और इस प्रक्रिया को जिसमें छोटे छोटे खंडों में बंटवारा कर दिया जाए, किसके आधार पर, तो गुणों के आधार पर या समानता के आधार पर छोटे छोटे खंडों में बंटवारा कर दिया जाए, तो इसको, इस व्यवस्था को कहते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया, गुणों के आधार पर छोटे छोटे ग्रुपों में, छोटे छोटे खंडों में बंटवारा करना, इसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब और ये क्यों करते हैं, तो जब बहुत अधिक संख्या हो जाती है तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में उनको व्यवस्थित करना, उनको एक साथ रख करके व्यवस्था बनाना, ये सब काफ़ी कठिन हो जाता है, काफ़ी
इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है, इसलिए उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो उसी आधार पर कार्बनिक यौगिकों को भी, चूंकि बहुत अधिक संख्या थी, करोड़ों में यौगिक ज्ञात हो गए थे और हर साल 30-35 हज़ार यौगिक नए बन जाते थे, तो उनके बारे में जानना, उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में उनको व्यवस्थित करना कठिन होने लगा। तो आवश्यकता हुई कि इन यौगिकों का वर्गीकरण कर दिया जाए, यानी कार्बनिक यौगिकों का बंटवारा कर दिया जाए। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। कैसे किया गया तो ध्यान दीजिएगा। तो पहले कार्बनिक यौगिक जो थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको सबसे पहले बांटा गया दो भागों में, और दो भाग थे ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन ORR, एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड, यानी कि खुली श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक, खुली श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक। और दूसरा कहा गया क्लोज्ड चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला या चक्रीय, चक्रीय यौगिक, इन्हें या अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं, अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। अब ये जो बंद श्रृंखला के यौगिक थे या चक्रीय यौगिक थे, इनको फिर बांटा गया दो भागों में, दो भागों में। एक समचक्रीय यौगिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, समचक्रीय यौगिक। और दूसरे को बांटा गया, दूसरे को बांटा गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, विषम चक्रीय यौगिक। ये जो समचक्रीय यौगिक जो थे, इनको फिर बांटा गया दो भागों में। एक थे एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे थे एरोमैटिक कंपाउंड। इन एरोमैटिक कंपाउंड को फिर बांटा गया दो भागों में। वो थे बेंजीनोइड, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड, बेंजीनोइड को फिर बांटा गया दो भागों में। एक था मोनोसाइक्लिक और दूसरे थे पॉलीसाइक्लिक। मतलब कि कार्बनिक यौगिकों को पहले ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड और क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड, फिर साइक्लिक कंपाउंड को समचक्रीय, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय में बांटा गया। फिर समचक्रीय को एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो भागों में बांटा गया। फिर एरोमेटिक को बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड में बांटा गया, और फिर बेंजीनोइड को मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक दो भागों में बांटा गया। इस तरह से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया गया। किसके आधार पर? क्यों? तो अधिक संख्या में होने के कारण, बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिक ज्ञात होने के कारण, इनमें इनके अध्ययन में उत्पन्न असुविधा को दूर करने के लिए इन्हें गुणों के आधार पर इन भागों में बांट दिया गया। अब हम इन सब की एक एक कर चर्चा करेंगे कि ओपन चेन या एलिफैटिक क्या है,
क्लोज चेन या साइक्लिक क्या है, और होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, सबकी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करें कि ओपन चेन या साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉरी ओपन चेन या अचक्रीय कंपाउंड या खुली श्रृंखला के क्या कहते होते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड या इनको क्या कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड। तो ओपन चेन या एलिफैटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, या एलिफैटिक कंपाउंड कौन होते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ओपन माने खुली श्रृंखला। सबसे पहली बात आती है कि श्रृंखला का मतलब क्या होता है, चेन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला किसे कहते हैं आप। तो चेन का मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से जुड़ता जाए। जैसे कार्बन के यौगिक है तो कार्बन, एक कार्बन, इससे दूसरा कार्बन, इससे तीसरा कार्बन, इससे चौथा कार्बन, इससे पांचवा कार्बन, इस तरह से जुड़ते जाएं तो ये बन गया चेन। क्या बन गया ये, चेन। अब ये जो 5 कार्बन बना, इसके चेन 2 तरह से बन सकते हैं। एक तो ये 5 का चेन ऐसे बन गया, और एक इसी 5 को हम ऐसे बना सकते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये जोड़ दिया हमने। तो ध्यान दें, तो दोनों में 5 कार्बन है और दोनों चेन बना, एक 5 का चेन और एक 5 का चेन। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। इसमें ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा कार्बन। लेकिन दोनों में आपको एक अंतर दिखाई देगा। अंतर क्या, कि इसमें चेन जो है वो बंद नहीं हो रही है, खुली हुई है। लेकिन इसमें क्या हो गया, चेन आकर के बंद हो गई, चक्र बन गया, साइकिल बन गया। तो ऐसे कंपाउंड को जिनमें कार्बन परमाणुओं का रिंग, चक्र नहीं बनता है, या चेन जो है, श्रृंखला जो बंद नहीं होती है, तो ऐसे यौगिकों को ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं, या खुली श्रृंखला के यौगिक या अचक्रीय यौगिक कहते हैं। अचक्रीय, अ माने नहीं, चक्रीय माने चक्र है। तो जिसमें चक्र नहीं है तो ऐसे यौगिकों को अचक्रीय कहते हैं। जैसे ये जो है ये अचक्रीय, जबकि ये क्या हो गया, चक्रीय हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, रिंग बन गया। तो जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला नहीं होती है, कार्बन परमाणुओं की एकदम खुली श्रृंखला होती है, उन कंपाउंड को, उन यौगिकों को अचक्रीय यौगिक कहते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, तो एग्जाम्पल लिखा हमने CH4, एग्जाम्पल लिखा हमने CH3, CH3। अब ये क्या है उनकी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3। एग्जाम्पल लिखा हमने CH3 COOH। तो ध्यान दें, तो इन सब में कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला जो है वो खुली है, बंद नहीं हुई, चक्र नहीं बना। और ऐसे यौगिकों को जिनमें चक्र नहीं बनता है या जिनमें चक्र का निर्माण नहीं होता है, उन यौगिकों को अचक्रीय यौगिक या ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। अब इन्हें एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक भी कहते हैं। क्यों एलिफैटिक कहते हैं, तो एलिफैटिक जो है एक शब्द है एलिफर, एलिफर से बना है। इस एलिफर का मतलब होता है फैटी एसिड, वसा अम्ल, वसा अम्ल। तो शुरू में इस एलिफैटिक शब्द का प्रयोग जो है वो सिर्फ उच्च वसा अम्लों यानी कि कार्बनिक अम्लों के लिए प्रयोग किया गया था। CH3COH वाले जो यौगिक थे, यानी कि COOH के यौगिक जो थे, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया था। क्यों, क्योंकि यह एलिफैटिक एलिफर से बना है और एलिफर का मतलब होता है वसा अम्ल। तो चूंकि यह शब्द सबसे पहले वसा अम्लों के लिए ही प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में इस शब्द का प्रयोग उन सभी यौगिकों के लिए किया जाने लगा जो खुली श्रृंखला के थे या जो ओपन चेन कंपाउंड थे, जिनमें कार्बन की श्रृंखला का चक्र नहीं बनता था। फिर बात आती है चक्रीय यौगिक, कि चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, या क्लोज चेन कंपाउंड क्या होते हैं, या चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं आप। तो चक्रीय का मतलब ही साफ देख रहे हैं आप, साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड, चक्रीय यौगिक। तो चक्रीय यौगिक, साइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जिनमें कार्बन की संख्या 3 है तो 3 का एक चक्र बन गया, कार्बन की संख्या 4 है
तो 4 का एक चक्र बन गया, या कार्बन की संख्या 4 है तो 3 का चक्र बना और एक इधर जुड़ गया। तो इन सबको देखें आप, तो इनमें कार्बन परमाणुओं का चक्र बन रहा है। या कार्बन 3 ठो है, 4 ठो कार्बन है और 1 ठो ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ भी देखा तो चक्र बन गया। कैसे संयोजकता? तो कार्बन संयोजकता आप जानते हैं 4 है, तो 4 की हम बाद में चर्चा करेंगे कि इसमें और क्या जुड़ेगा, लेकिन अभी हम यहाँ कर रहे हैं कार्बन का क्या बन गया, चक्र बन गया। इसमें कार्बन के अलावा क्या हो गया, ऑक्सीजन का भी चक्र बन गया। अब अगर यौगिक लिखें आप, तो चूंकि कार्बन की संख्या 4 होती है, तो इसको देखें तो 1 2 पूरी है, तो 2 खाली है, 2 ठो एच जोड़ दिया हमने। यहाँ भी 2 खाली है, 1 2 जुड़ा है, 2 खाली, 2 ठो एच जोड़ दिया हमने। 2 ठो एच को हम चाहें तो एफ जोड़ सकते हैं, 1 एच 2 एच, इसको चाहें तो हम एफ जोड़ सकते हैं 1 एच 2 एच, इसको भी 1 एच 2 एच, इसको भी 1 एच 2 एच। तो सब कार्बन कितनी हो गई संयोजकता, 4 हो गई। वैसे यहाँ भी CH2 CH2 CH2, क्यों? क्योंकि 1 2 जुड़ी हुई है, 2 खाली है, 1 2 जुड़ी है, 2 खाली है। यहाँ देखें तो इससे 1 2 जुड़ा हुआ है, 2 खाली है। इससे भी 1 2 जुड़ा हुआ है, कितना खाली है, 2 खाली। इससे 1 2 3 जुड़ गया, और कार्बन संख्या होती है 4 और 3 जुड़ गया, तो कितना खाली है, 1 खाली है, तो 1 जुड़ गया। इससे 1 जुड़ा हुआ है, 3 खाली, तो कितना जुड़ गया, 3 जुड़ गया। वैसे ही यहाँ CH2 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 और वो की कितनी होती है, 2 होती है, तो दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये जो यौगिक हो गए, ये सब इनमें चूंकि कार्बन परमाणुओं का चक्र बन रहा है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बंद श्रृंखला बन रही है, इसलिए इन यौगिकों को चक्रीय यौगिक कहते हैं, या ये यौगिक जो चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की कम से कम एक बंद श्रृंखला उपस्थित होती है, या कम से कम एक बंद श्रृंखला पाई जाती है, तो ऐसे यौगिकों को या इस तरह के यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक चक्रीय कार्बनिक यौगिक या साइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या इन्हें बंद श्रृंखला के यौगिक या क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हो गया, कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला उपस्थित हो गई, इसलिए इन्हें क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं, या बंद श्रृंखला के यौगिक या चक्रीय यौगिक कहते हैं। अब अगर ध्यान दें तो इन चक्रीय यौगिकों को हमने जो लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर अगर हम कहें कि हमने यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर अगर हमने कहा कि डबल बॉन्ड हो गया, तब क्या हो गया, तो यहाँ पर कार्बन की 1 2 3 संख्या पूरी है, 1 खाली है, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखिए तो 1 2 3 जुड़ी हुई है, 1 खाली है, तो कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 1 खाली है, तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीजन का दोनों पूरा है, यहाँ पर 3, तो 1 हाइड्रोजन। तो यह भी बंद श्रृंखला के यौगिक हो गया, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। तो ये सब बंद श्रृंखला के यौगिक है, लेकिन इनमें देखें तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, और वो क्या, कि इन 3 की बंद श्रृंखला में, ये जो 3 है, 1 2 3 और ये 4, तो इन 3 की बंद श्रृंखला में सिर्फ कौन से परमाणु है, कार्बन परमाणु, कार्बन 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 कार्बन। क्या सर हाइड्रोजन भी तो है, हाइड्रोजन श्रृंखला में नहीं है, हाइड्रोजन कहाँ है, श्रृंखला के बाहर है। श्रृंखला में कौन है, कार्बन है, तो सिर्फ बंद श्रृंखला सिर्फ कार्बन परमाणु है, इसकी बंद श्रृंखला में भी सिर्फ कार्बन परमाणु। क्या सर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन तो ये है, ऐसे है ना, या इसको हम क्या ले सकते हैं, सी हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो देखें तो बंद श्रृंखला में कौन है, सिर्फ कार्बन है, बंद श्रृंखला में कौन है, सिर्फ कार्बन। लेकिन यहाँ बंद श्रृंखला में कार्बन के अलावा क्या आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। तो आप देख रहे होंगे, आपको अभी हमने लिखा था क्लासिफिकेशन, उसमें लिखा था हमने कि चक्रीय यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन, तो एक समचक्रीय यौगिक और एक विषम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। तो इसमें देखें, इनमें बंद श्रृंखला में सिर्फ कार्बन परमाणु है, कार्बन के अलावा और कोई उपस्थित नहीं है। तो ऐसे चक्रीय यौगिकों को जिनके बंद श्रृंखला में सिर्फ कार्बन परमाणु होता है, कार्बन के अलावा अन्य कोई परमाणु नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं समचक्रीय, यानी कि होमो साइक्लिक, या चूंकि सिर्फ कार्बन है इसलिए इन्हें कहते हैं कार्बो
साइक्लिक COM कंपाउंड यानी कि समचक्रीय यौगिक कहते हैं। यानी कि वे चक्रीय यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु होते हैं, तो उन यौगिकों को समचक्रीय यौगिक या कार्ब चक्रीय यौगिक कहते हैं। लेकिन इसको देखा आपने, हमने 5वां एग्जाम्पल लिखा CH डबल बॉन्ड CH और यहां जोड़ दिया हमने यस। हमने 6वां लिखा CH डबल बॉन्ड CH और यहां हमने NH जोड़ दिया। तो इनको देखें तो इनके बंध श्रृंखला में कार्बन के अलावा यहां क्या आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो जब बंध श्रृंखला में कार्बन के अतिरिक्त अन्य कोई परमाणु भी आ जाता है या अन्य कोई परमाणु भी जुड़ जाता है, और उस अन्य में कौन कौन, तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जुड़ जाते हैं। बंध श्रृंखला में क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जुड़ जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक यानी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि वे क्या कहलाते हैं, विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक कौन हो गए, तो वे चक्रीय यौगिक या वे बंध श्रृंखला के यौगिक जिनकी बंध श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य कोई परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी उपस्थित होता है, आदि भी पाया जाता है, तो उन यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं, या वे यौगिक जो हैं विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं, या उनको विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो चक्रीय यौगिक दो तरह के हो गए, एक समचक्रीय यौगिक और एक क्या हो गए, विषम चक्रीय यौगिक। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, ये है आपका फ्यूरान, ये है आपका थायोफेन, ये है आपका पायरॉल। तो ये जो है यौगिक, ये क्या हो गए, ये विषम चक्रीय यौगिक हो गए। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो समचक्रीय यौगिकों को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, इनको हम अपने दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, यानी कि इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू। वीडियो देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है।